वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, मैं एक हफ़्ते से कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी फेयरवेल थी तो दैट्स वाई मैं उधर उनकी प्रिपरेशंस में बिज़ी थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और इसके बाद मैं देखती हूँ क्या सब्जेक्ट करा पाऊँगी। और मैं बहुत जल्दी सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स भी पोस्ट करने वाली हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, सो देखिए क्या है एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनल स्टेटमेंट है वो कभी भी मतलब लाइज नॉट ऑन द प्रिपरेशन, वो उस पर नहीं डिपेंड करती। बट जो एनालाइजेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, उस पर ज़रूर करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नहीं है उन चीज़ों का, बट मतलब बहुत कुछ है। तो हमें फाइनल ट्रुथ को निकालना पड़ता है और उस पर्पज़ के लिए हमें बहुत सारी एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एक ऐसा एनालाइजेशन फाइनल स्टेटमेंट का जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस एक इवोल्यूशन में सर्कुलेट करता है और एक हमें एक इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो हम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली। जो भी हमारा पर्पस होता है उन इंडिविजुअल टर्म्स को स्टडी करने का, एनालाइज करने का, वो रिलेशनशिप होता है हमारी जो रेलिवेंट फिगर्स है, जो इस्टेब्लिश करते हैं, जो डाटा हम रीअरेंज करते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके उस इंफॉर्मेशन के बारे में, उस टेक्निक के बारे में, उस टूल और पर्पस के बारे में, ताकि हम आगे के बारे में सोच सके। तो फाइनल स्टेटमेंट एक ऐसा कॉम्प्राइज़ है, एक ऐसी टेक्निक है एम्प्लॉयज़ के बारे में जो यूज़ करती है फाइनल स्टेटमेंट में, ताकि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं स्टेटमेंट के, जो सिंपल और वैल्यूएबल एलिमेंट्स होते हैं, जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे एनालिसिस का? अर्निंग कैपेसिटी। हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी डिटरमाइन और एग्जामिन कर सकते हैं हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हमारे फ्यूचर्स के प्रोस्पेक्टिव कितने हैं। मैनेजल एफिशिएंट, हम एस्टिमेट कर सकते हैं ओवर एंड ओवर और एज वेल एज इतना सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी एफिशिएंटली देख सकते हैं कि कितना बिजनेस, कितना मैनेजर हमारा एबल है उस बिजनेस के कॉन्क्रीट के लिए। सॉल्वेंसी, हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कितनी सॉल्वेंसी होगी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्थ, मतलब क्रेडिट वर्थ देख सकें हमारे फर्म की, ताकि हम फ्यूचर रिजल्ट्स को फोरकास्ट कर सकें और बजट्स को प्रिपेयर कर सकें। जो हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की, उसे एंगेज कर सकें उसी सेम इंडस्ट्री में। हम ये देख सकें कि हमारे फाइनेंशियल की वीकनेसेस क्या है हमारी फर्म की और सजेस्ट करते हैं कि रेमेडियल मेजर्स क्या हैं। डिटरमाइन कर सकें कि हमारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव कितना है, डिफरेंस डिवीज़न कितने हैं, एज वेल एज हमारी फर्म के क्या है। ठीक है, नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, जिसको हम एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन को टर्म देते हैं, जिनका टेक्निकली डिफरेंस होता है। डिफरेंस दोनों है। एनालाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वेल इंटरप्रिटेशन उसका मतलब आगे का प्रोसेस होता है। एनालाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स डाटा को डिवाइड करता है सिंपल में और ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। और इंटरप्रिटेशन एक ऐसा सिस्टम है जो ड्रॉ करता है उस कंक्लूजन को, जो भी अवेलेबल डाटा है जो हमने एनालाइज किया है। तो एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है एनालाइजेशन के बिना, बट जो अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे एनालाइजेशन की, वो वैल्यू नहीं रखेगी। तो हमें एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों आनी चाहिए। तो एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन जो फाइनेंशियल है वो अटेम्प्ट कर जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या सिग्निफिकेंस और मीनिंग है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा का, ताकि हम फोरकास्ट कर सकें और पर्सपेक्टिव मेड कर सकें हमारी फ्यूचर अर्निंग के लिए, एबिलिटी के लिए, जो हमारे पे इंटरेस्ट है, हमारे डेट्स के लिए, मैच्योरिटीज़ के लिए, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी डिविडेंड पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहता है एनालाइजेशन करने का? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिट, कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या लिमिट्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये एनालाइज करना है, ये इंटरप्रिटेट करना है कि हमें क्या डिटरमाइन करना है। उसके बाद जो हमें नीडेड है, मतलब जो सिलेक्शन है, टेक्निक्स है, उन्हें इंटरप्रिटेट करेंगे, जो डिपेंड करते हैं हमारी एक्सटेंशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन पर। ठीक है, उसके बाद जर्नल स्टडी करेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी डिटेल है और इंसेंटिव एनालिजन है वो नेसेसरी है फाइनेंशियल डाटा को देखने के लिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर सके और उसी सिग्निफिकेंस को हम अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है,
कलेक्शन ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी जो रिक्वायर्ड है हमारे वर्क इंटरप्रिटेशन के लिए, हम उसे कलेक्ट करेंगे प्रॉपरली। फिर उस डाटा को एक्सप्रोक्रिएट ऑर्डर में लगाएंगे ताकि स्टडी कर सके, ताकि हम सिंपल और कन्वेंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकें। फिर रीअरेंज करते हैं हम डाटा को ताकि हम रिक्लासीफाई कर सकें उसको लॉजिकली और रिक्वायर्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग। फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कंपैरेटिव स्टडी के में, फिर कैलकुलेट करते हैं रेशियोज और एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऑब्टेनिंग ट्रेंड है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालाइजेशन, फिर डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर उस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा को प्रेजेंट करते हैं जो हमने स्टडी की है। फिर डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, और वो प्रेजेंटेशन फॉर्म किस फॉर्म में होती है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, या फिर डायग्राम्स की फॉर्म में। ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो भी डिफरेंस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एनालाइज होते हैं, वो डिपेंड करते हैं वेरियस फैक्टर्स पर, आपके नेचर पर, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मॉड्यूल्स है, जो भी है आपके उसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड एनालाइजेशन ऑफ, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्सटर्नल एनालाइजेशन क्या है, मतलब टाइप्स है, किस किस टाइप से हम एनालाइज कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसके जो हमें डाटा हमें चाहिए होता है। तो जो भी पर्पस होता है उस पर्सन का, यही कनेक्ट करता है कि जो भी हमारा एक्सेस है, डिटेल रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, वो हम देख सकें, जो भी डिपेंडेंसी है, पब्लिश की स्टेटमेंट है। जो एनालाइजेशन है आउटसाइडर का, उसको हम एक्सटर्नल एनालाइजेशन कहते हैं, जो बाहर से आउटसाइडर इंक्लूड करते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंट, जो बाहर से एनालाइज करते हैं, जो कि उन्हें डिटेल रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही डिपेंडेंसी होती है। इंटरनल वो पर्सन जो एक्सेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंटरनल एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ में इंटरनल ऑडिट लाते हैं ताकि जो भी मैनेजर पर्पस है वो अंडर कैटेगरी करा जाए, और सारी जो भी उन्हें इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, रिलायबल रिजल्ट्स, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारे अवेलेबल चाहिए उस डिस्पोजल ऑफ द एनालिसिस के टाइप पर। ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म एनालाइजेशन एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि सॉल्वेंसी देखा जाए कि प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बिहाफ पे ही, लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे ही कॉन्टीन्यूड सक्सेस स्टडी की जाती है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या है कि एक ऐसी सॉल्वेंसी जो लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंस करती है। ठीक है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, वर्टिकल देखिए, एक डायनामिक एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, एक टाइम एनालिसिस, मतलब इसके बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होती है, स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर कि एक साल में कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो रही है। जो भी स्टडी का बिहेवियर होगा, आइटम होगा, उसे हम एग्जामिन करेंगे पीरियोडिकली वाइज, इंक्रीज डिक्रीज कितना हो रहा है, क्या लॉन्ग टर्म के ट्रेंड एनालाइज हैं, क्या शॉर्ट टर्म्स के हैं, क्या हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पल है। वर्टिकली हम स्टैटिक और स्ट्रक्चरल देखते हैं कि कितना रिव्यू हो रहा है, कितनी पर्टिकुलर ईयर की स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम स्टैटिक कहते हैं, क्वालिटिव रिलेशनशिप क्या है एग्जिस्टिंग आइटम्स के बीच में, पर्टिकुलर डेट क्या है, और स्ट्रक्चरल में कहते हैं रिलेशनशिप क्या है वेरियस आइटम्स के बीच में, वेरियस टर्म्स के बीच में। तो रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आइडियल स्टैंडर्ड क्या होगा कि यही कि 2:1 या फिर 1:1, इसमें 80% हो जाता है, और वैसे 2:1 इज़ द बेस्ट रेशियो। ठीक है। और पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 2 और 3% बिल्कुल बेस्ट रहती है, इसमें हमें परसेंटेज ही देखनी है। और इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहती है हमारी कि प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या हैं, कंपनी अंडरटेक कितना कर पा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है। मेथड्स क्या है हमारी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड, एवरेज, रेशियो, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम एवरेज तक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है। सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालाइजेशन, इसको हम हॉरिजॉन्टल टेक्निक है ये, जिसमें हम 2 और मोर पीरियड्स का भी प्रेजेंट कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जो भी डाटा और जो भी ईयर्स इंक्रीज डिक्रीज होता है एब्सोल्यूट डाटा पे, वो देखते हैं क्या कंपैरेटिव स्टडी है, क्या स्टेटमेंट्स मेड करे, उन बेसिक स्टेटमेंट्स के डिपेंड करती है। ठीक है। एडवांटेजेस देखिए, जो डाटा रिलेटेड है 1 पीरियड रिमेन एब्सोल्यूट, जहाँ पे डाटा 2 पीरियड्स के ऊपर है वो भी रिलेटिव है, वो भी अंडरस्टैंड करेगा उसकी रियल पोजीशन क्या है ईजिली और कन्वेंटली।
नॉलेज अबाउट ट्रेंड, जो कंपैरेटिव स्टडी है वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड की परफॉर्मेंस है। टुवर्ड प्रेगनेंस जो भी एफर्ट्स हैं प्लान के मेंटेन किए जाते हैं, और इंडिकेशन होते हैं हमारी क्या वीकनेसेस है, क्या नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। और करेक्टिव स्टेटमेंट एक सफिशिएंट लाइट थ्रो करती है वेरियस अकाउंटिंग आइटम्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या एफिशिएंसी और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो इंक्लूड नहीं करती कंपैरिजन जो 2 ईयर्स का है, वो सिर्फ स्टेटस बताती है 2 और मोर कंपनीज़ का जो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, जो चेंज आता है प्राइस लेवल में 2 और मोर पीरियड्स में, वो भी उस अकाउंट में ले जाता है ताकि हम एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें जो भी मिसलीड हुई है। जो भी सर्टेन पॉलिसीज़ होती हैं अकाउंटिंग की उस पीरियड पे कंपेयर कर जाते हैं ताकि हम उस अकाउंट के अकॉर्डिंग कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालाइज कर सकें। जो भी इंटर कॉर्पोरेट कंपेरिजन होता है, लाइक मिसलीडिंग फिगर्स होती हैं या फिर कोई इंक्लूड नहीं करेगा, कोई डिफरेंट स्टैंडिंग है, डिफरेंसेस साइज है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि टाइप्स क्या है, तो बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंग भी दी हुए हैं, हम वो देख लेते हैं सीधा। सबसे पहले ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसमें क्या आएगा, पहले शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व फंड, फिर बाद कोई अगर एप्लीकेशन की मनी पेंडिंग है वो, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ में, फिर एसेट्स आपको पता ही है, फिक्स्ड, करंट और नॉन करंट। ठीक है, सो इलेस नंबर 1 देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यही देख लीजिए, एक इक्विटी शेयर कैपिटल 2014 में हमारे पास है 25 लाख की। ठीक है, और उसमें भी हमारी है 25 लाख की, तो कोई चेंज नहीं आया, कोई प्रोपोर्शनेट नहीं आया। रिजर्व्स सरप्लस पहले 5 लाख के, फिर 6 लाख के, डिफरेंस हो गया 1 लाख का। 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर दो 20%, तो ऐसे ही करके आपको डिफरेंसेस आना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आप कर पाओगे। जहाँ डिफरेंस नहीं है वहाँ डैश लगा दो, जहाँ डिफरेंस है उसको उससे कैलकुलेट कर दो। अब 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 को 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा, तो टोटल इक्विटीज़ इतनी बच जाएगी। ठीक है, सेकंड इलस में भी यही है। देखिए पेड अप कैपिटल आपकी पहले 15, अब यहाँ ध्यान रखना, पहले 15 दिया फिर 14 दिया हुआ है, तो 14 इतने कितने 30 का डिफरेंस आ रहा है। 30 को आप इससे करो डिवाइड 150 से और इंटू 100, 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ है, जहाँ पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव आएगा नेगेटिव, और जो आंसर आएगा वो वही चीज़ है। कंपैरेटिव में यही चीज़ है। ठीक है, दोनों इलस्ट्रेशन बहुत ईजी आप कर पाओगे, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड इलस। थर्ड इलस में भी यही है कि सेम ईयर है, एब्सोल्यूट इतना चेंज आ रहा है, इतना प्रोपोर्शनेट आ रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए 1 आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये आ जाएगी। फिर कैपिटल को A + B+ करना पड़ता है, मतलब फिक्स एज वर्किंग कैपिटल, मतलब आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर वो फॉर्मेट याद होगी तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी दे रखा है आपको कैसे कैसे क्या कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड आता है कंपैरेटिव स्टडी। इसमें सिर्फ आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना है। देखिए कैसे है, देखिए ट्रेड रिसीवल्स 15 में 127 के 14 में, तो कम हुए हैं, तो कम आपने डिक्रीज़ कर दिए। इन्वेंट्रीज भी डिक्रीज़ हुए, आपने डिक्रीज़ कर दिए। प्लांट लेस डेप्रिसिएशन यहाँ पे बड़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, तो आपने इंक्रीज़ कर दिए। ऐसे करते करते ये आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स में फिर वही चीज़ें आएगा कि शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ है 30% हुआ है, प्रॉफिट में अगर सेल्स इंक्रीज़ हुई है कितनी हुई है लेस कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी में यही है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को लर्न करो, इसके बेसिस पर ही आपका नेक्स्ट इलिस बेस्ड है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस क्या हैं आप सभी के उसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको क्लियर होते जाएंगे। वैसे इस चैप्टर में सिर्फ यही है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है कितना डिक्रीज़ हो रहा है, ताकि उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है एवरेज एनालिसिस। एवरेज एनालिसिस के 2 मीनिंग है कि हम कंपेयर करते हैं ट्रेंड को फाइनेंशियल डाटा एंटरप्राइज करते हैं, और जो एवरेज डाटा है रेलिवेंट इंडस्ट्री का हम प्रेजेंट करते हैं। डाटा का डिफरेंस कितना है प्रेजेंट का और परफेक्ट, मतलब सिंपल और वेटेड का हम यूज़ करते हैं। जो पर्पस है एनालिसिस मीन का यही है कि जो प्रेजेंट डाटा है फर्म का वो कंपेरिजन करा जाता है, जो एवरेज डाटा है रेलिवेंट
इंडस्ट्रीज़ का, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें फर्म की पोजीशन क्या है। और जिसका पर्पस सेकंड मीनिंग ये है कि जो प्रेजेंट डाटा है सिंगल फर्म का वो सिंपल है और कंसाइज फॉर्म में, ताकि हम रिमेंबर कर सकें हमारी एनालिसिस में। और जो जो डाटा आता है वो सिंपल होता है, वो ब्रीफ होता है, जिसका हम सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, मिसलीड नहीं कर सकते, ठीक है। रेशियो एनालिसिस एक ऐसा फाइनेंस जहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप होते हैं, आइटम्स होते हैं ग्रुप के, और सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं 3:1, जो 25% होती है, जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो जो डिस्क्राइब करती है प्रॉफिट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इक्विटी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आपको अभी आएगा, ठीक है। फंड्स फ्लो का भी एक पूरा चैप्टर है, कैश फ्लो का भी पूरा एक चैप्टर है, तो हम वहीं कवर अप कर लेंगे। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है? हिस्टोरिकल नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बेसिक फीचर है ये कि हिस्टोरिक है नेचर में, जो प्रेजेंट पिक्चर है पास्ट परफॉर्मेंस की, और जो प्रोवाइड करता है इंडिकेशन वो नहीं प्रोवाइड करता, फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड है। लिमिटेशंस है जो टूल्स के एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अप्रोप्रिएट मेथड है, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ है, और जो भी मिस्टेक है, सिलेक्शन है, मेथड्स हैं, हैंडल करता है, जो भी ट्रेंड और इंटेलिजेंट एनालाइज करता है। नीड क्या है? हमारे एक्सपर्ट नॉलेज की एनालिसिस है, और गुड्स है, बैड मेथड है, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है अगर कोई फॉल्टी कंक्लूजन निकल जाए तो। रिलायबल डाटा होता है जो डिपेंड करता है हमारी स्टेटमेंट की जो सिक्योरिटी है। मैनिपुलेशंस हो जाती है हमारे इनकम स्टेटमेंट्स में, कई बार विंडो ड्रेसिंग भी हो जाती है बैलेंस शीट की। तो एंटायर वर्किंग जो भी एनालिसिस है वो हमें बेनिफिट करना पड़ता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जो एनालिसिस है वो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स और इंडिकेशंस देता है जो रिजल्ट इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है, लाइक, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड है जो चेंज होता रहता है डाटा के अकॉर्डिंग, जिसको हम कंपेयर और कंक्लूड कर देते हैं, जो क्वालिफाइड है। कोई भी चेंज आता है वैल्यूएशन स्टॉक में या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में। इंटरफॉर्म कंपैरिजन होता है जो कि अडॉप्ट करते हैं सिंपलर प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। और जो प्राइस लेवल का इफेक्ट होता है, चेंज आता है, वो भी एडजस्टेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो यही इसके कुछ लिमिटेशंस थी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा थर्ड। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के